and a very good evening to all my dear students. Dear students, today I'll teach you about the law of variable proportions, and we'll continue our study of this topic as we have already discussed about the definition, assumption and the three stages of this law. बच्चों, आज मैं आपको परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में पढ़ाऊंगी। हमने इस नियम की परिभाषा, इस नियम की मान्यताएं एवं इसके 3 चरणों या अवस्थाओं के बारे में थोड़ी जानकारी पिछले वीडियो में प्राप्त की थी। इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम के साथ इस नियम की तीनों अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी और इस नियम की इम्पोर्टेंस या उपयोगिता के बारे में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जो 3 स्टेजेस हैं बच्चों, वो क्या है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बढ़ते हुए प्रतिफलों का जो स्टेज है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, घटते हुए प्रतिफलों का स्टेज जिसे कहते हैं, और फिर आएगा हमारा नेगेटिव रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स मतलब ऋणात्मक प्रतिफल। तो देखो स्टेज 1 कब लागू होगा और डायग्राम में वो कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। देखो स्टेज 1 जब क्या होगा, as the production of one factor in the combination of factor is increased up to a point, the MP of the factor will increase। देखो प्रथम जो अवस्था होगी उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी, और अगर मैं इसे सरल रूप में कहूँ तो कुल उत्पादकता बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी। ये हो गया आपका प्रथम स्टेज। इसके कारण क्या है वो हम देखेंगे कि इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, साधनों की अविभाज्यता, साधन विभाजित नहीं हो सकते और वो अधिक से अधिक प्रयोग में लाए जा रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, स्थिर साधन सीमा में है, फिक्स्ड है, निर्धारित है। डिवीजन ऑफ लेबर, हमने श्रम विभाजन की पद्धति को यहाँ पर प्रयोग किया है, इसलिए कुल उत्पादकता में निरंतरता में वृद्धि हो रही है और वो बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है। इकोनॉमीज, मितव्यताएं, आर्थिक मितव्यताएं प्राप्त हो रही है फर्म को बढ़ते हुए प्रतिफलों की अवस्था में। सेकंड स्टेज जो है, मैं आपको पहले सिर्फ थ्योरी में बता रही हूँ, डायग्राम में भी हम इसे देखेंगे। जो घटते हुए प्रतिफलों की अवस्था होती है जिसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं, वो कब होती है? देखो, as the production of one factor in the combination factor is increased, after a point the average and marginal product of that factor will be diminishing। देखो यहाँ बात हम अल्पकाल की कर रहे हैं, एक ही साधन परिवर्तनशील है, अन्य सभी साधन स्थिर है। तो उस परिवर्तनशील साधन की मात्राओं में जब हम निरंतर वृद्धि करते हैं तो उत्पादक या उत्पादन में एक ऐसी अवस्था आती है जहां से सेकेंड स्टेज में क्या होगा, औसत उत्पादकता एवं सीमांत उत्पादकता गिरने लगती है। ठीक है, उसी हम घटते हुए प्रतिफलों की अवस्था कहते हैं। इस नियम के लागू या इस अवस्था के कारण क्या क्या है वो देख लेते हैं। स्कैर्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, अब देखो शुरुआत में जो स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों का अनुपात यूज में लाया जा रहा था, वो अधिक उत्पादकता के लिए जिम्मेदार था या अधिक उत्पादकता दे रहा था। लेकिन कुछ समय बाद जब निरंतरता में हम स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग बढ़ाते जाएंगे या मात्रा बढ़ाते जाएंगे, तो हमें वांछित प्रतिफल या बढ़ते हुए प्रतिफल ही जो है वो नहीं प्राप्त होते हैं। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, जो स्थिर साधन हैं वो अविभाज्य हैं, उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता और वो मात्रा में भी स्थिर है, तो एक सीमा के बाद घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो स्थिर साधन है उत्पादन के, उनके हमें पूर्णतः प्रतिस्थापन साधन नहीं प्राप्त होते, इसलिए भी एक सीमा के बाद प्रतिफल घटते हुए प्राप्त होने लगते हैं। फिर देखिए तीसरा, नेगेटिव रिटर्न्स, ऋणात्मक प्रतिफल। MP of variable factor is negative। ऋणात्मक प्रतिफलों की अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है, और कुल उत्पादकता घटने लगती है। वही यहाँ पे बताया है। इस समय क्या होता है, कारण क्या है इसके लागू होने के? एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधन का अति शोषण या उनका बार बार प्रयोग में लाया जाना या अधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाना। इनएफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, और स्थिर साधनों की अकार्यकुशलता,
ठीक है, उनकी इनएफिशिएंसी भी इसका एक कारण है। अब इस डायग्राम में हमने तीनों को एक साथ बनाया, तीनों स्टेजेस दिखाई हैं। आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। एक्स अक्षांश पे आउटपुट लिया है, वाई अक्षांश पे हमने तीनों उत्पादकताएं ली, कुल उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता एवं औसत उत्पादकता। ऊपर टीपी वक्र देखिए आप, कुल उत्पादकता का वक्र। नीचे या इसी डायग्राम में देखिए आप, इसी में हमने एमपी और एपी वक्र भी देखा, सीमांत उत्पादकता वक्र और औसत उत्पादकता वक्र। स्टेज 1 वहां खत्म होगा जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। देखिए आप ए बिंदु पर ओ से लेके एन तक जो उत्पादकता की मात्रा है वो प्रथम अवस्था को प्रदर्शित करती है, और जो एन से N1 है वो सेकंड स्टेज के लिए है, और N1 से N2 जो है पूरा वो आई एम सॉरी, आई शुड रिपीट इट, N से N1 है प्रथम स्टेज, N1 से N2 है सेकंड स्टेज, और N2 के बाद वाला है थर्ड स्टेज। ओके, अब इस डायग्राम के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और उसमें विस्तृत रूप से आपको एक डायग्राम मिलेगा। ये देखिए, ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का डायग्राम है। यहाँ पर विभिन्न बिंदुओं पर हमने प्रदर्शित किए हैं कुल उत्पादकता, औसत उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता के चित्र। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेज किस बिंदु पर एंड होगा और सेकंड स्टेज किस पॉइंट पर स्टार्ट होकर ख़त्म होगा, ये सब हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है। तो वो मैं आपको भी बताती हूँ, क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स हैं अपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 20 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम्स में सेकेंड यूनिट से, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट जो स्टेज है हमारा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के आगे तक भी चलेगा, जहाँ पर मैं कहूँ आपको यहाँ पर एफ पॉइंट जो है वो बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, और उसके आगे पॉइंट आएंगे जहाँ पे स्टेज 1 के लिए ये मैंने ख़त्म किया ना, बी पॉइंट सपोज ले लीजिए आप, यहाँ पे ए पी एम पी के बराबर होगा। नीचे देखिए, नीचे वाले डायग्राम पे एस पॉइंट होगा, दिख रहा है आपको, नीचे वाले डायग्राम में देखिए एस पॉइंट है, एस पॉइंट के बराबर में ऊपर एक डायग्राम में हम बी पॉइंट ले सकते हैं, जो मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया, बट आप बना लीजिएगा एस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर क्या होगा, नीचे डायग्राम के अनुसार ए पी एम पी के बराबर होगा, और ऊपर भी उसी को हम मानेंगे कि एपीएमपी के बराबर है। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट एम है नीचे वाले डायग्राम में, वहाँ पर एमपी 0 है देखिए, और ऊपर वाले डायग्राम में वहाँ पर हमने एच पॉइंट से डिनोट किया है इसको, एच पॉइंट पे टीपी अपने मैक्सिमम पर है। तो ये सेकंड स्टेज का एंड है यहाँ पर। और थर्ड स्टेज कहाँ होगा, इसके आगे वाला, एच के आगे वाला और नीचे एम पॉइंट के आगे वाला। ओके, तो ये आपके तीनों स्टेजेस हैं। पहले स्टेज को हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स का स्टेज कहते हैं, दूसरे को डिमिनिशिंग रिटर्न्स और तीसरे को नेगेटिव रिटर्न्स। ये डायग्राम आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कीजिएगा, और मैंने आपको नोट्स में भी ये डायग्राम प्रोवाइड किया है, हिंदी मीडियम नोट्स जो प्रोवाइड किए हैं पीडीएफ में, उसमें भी आप इसे देख लीजिएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कब कब कैसे कौन सी स्टेज आएगी। चलो, जो स्टेज आपका फर्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला, वो देखिए, उत्पादन की इस अवस्था में स्थिर साधन के साथ साथ परिवर्तनशील साधन की इकाइयां बढ़ाई जाती हैं, तो कुल उत्पादन बढ़ता हुआ पाया जाता है। इस अवस्था का अंत वहां होगा जहां एपी व एमपी बराबर होंगे तथा टीपी अपने मोड़ बिंदु पर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि उत्पादन की इस अवस्था में क्या होगा, स्थिर साधन के साथ साथ परिवर्तनशील साधन की इकाइयां बढ़ाई जाती हैं और कुल उत्पादन जो है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। और इस अवस्था में के अंत में ये कहाँ एंड होगा, ये सिचुएशन फर्स्ट स्टेज, जहां पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन एक दूसरे के बराबर होंगे और कुल उत्पादन अपने मूल बिंदु पर होगा, क्योंकि उसके आगे से अब कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ने लगेगा। ये है सेकंड, देख लीजिए अब आप डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इस अवस्था को घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। यह अवस्था उस बिंदु से शुरू होती है जहां एपी व एमपी बराबर होते हैं तथा टीपी अपने मोड़ बिंदु पर होता है, तथा इस अवस्था का अंत उस बिंदु पर होता है जहां टीपी अधिकतम तथा एमपी 0 होता है। ठीक है, in this stage total product continues to increase but at a diminishing rate until it reaches its maximum point h, where the second stage ends. In this stage both the marginal product and average product of labor are diminishing but are positive. This is because the fixed factor has its optimal use at this stage and becomes inadequate relative to the quantity of the variable factor. At the end of the second stage, that is at point M, marginal product of labor is 0, which corresponds to the maximum point H of the total product curve, TP.
This stage is important because the firm will seek to produce in this range. ये important है और यहाँ पर भी फर्म उत्पादन करना कंटिन्यू रखता है, निरंतर रखता है, बंद नहीं करता है. देखिए थर्ड स्टेज. इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं. इस अवस्था में कुल उत्पादन अधिकतम होकर घटने लगता है, वह औसत उत्पादन भी घटने लगता है एवं सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है. यह अवस्था जहां टीपी अधिकतम तथा एमपी शून्य होता है के बाद से शुरू होती है. ठीक है. इन स्टेज 3 total product declines and therefore the TP curve slopes downward. As a result, marginal product of labor is negative and the MP curve falls below the x-axis. In this stage, the variable factor labor is overutilization of the fixed factor. Okay? तो ये सारे कारण हो गए हमारे तीनों अवस्थाओं को समझने की. अब हम चलते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. Importance and applicability of the law of variable proportions. The law of variable proportion has universal applicability in any branch of production. इसकी सार्वभौमिक उपयोगिता है किसी भी उत्पादन की श्रेणी में. It forms the basis of a number of doctrines in economics. The Malthusian theory of population stems from the fact that food supply does not increase faster than the growth in population because of the operation of the law of diminishing returns in agriculture. देखो बच्चों, माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो भी इसी सिद्धांत की अवधारणा से प्रभावित है, हम कह सकते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में भी घटते हुए प्रतिफलों का नियम लागू होता है उत्पादकता में. और ये हम कहते हैं कि जो फूड की सप्लाई है वो पॉपुलेशन की सप्लाई या जो वृद्धि है उससे तेज गति से नहीं बढ़ेगी. द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन विल बी हायर देन द सप्लाई ऑफ फूड. ओके, तो ये एक यूनिवर्सल हम कहें सार्वभौमिक नियम है जो हर उत्पादक या उत्पादन की प्रक्रिया में लागू होता है. Importance and acceptability हमें और देखें इसकी, तो रिकार्डो ऑल्सो बेस्ड हिज थियरी ऑफ रेंट ऑन दिस प्रिंसिपल. देखो, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत इस नियम की उपयोगिता पर या इस नियम की अवधारणा से प्रभावित है और रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है वो भी इस नियम से ही प्रभावित है. According to him, rent arises because the operation of the law of diminishing return forces the application of additional doses of labor and capital on a piece of land. रिकार्डो के अनुसार हम पढ़ेंगे जब थर्ड मॉड्यूल में जब हम जाएंगे, जब हम वितरण के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हम लगान या हम रेंट को पढ़ेंगे जो भूमि पर हमें प्राप्त होता है प्रतिफल. मैं आपको उसमें समझाऊंगी कि कैसे कैसे घटते हुए प्रतिफल उसमें भी प्राप्त होते हैं, है ना. तो इस नियम के अनुसार हम कहेंगे कि एडिशनल डोजेस ऑफ लेबर या पूंजी पर, जब स्थिर पूंजी पर, जो भूमि हमारा क्या स्थिर साधन है, उस पर जब हम लेबर की मात्रा को बढ़ाते हैं तो भी घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं. Similarly, the law of diminishing marginal utility and that of diminishing marginal physical productivity in the theory of distribution are also based on this theory. वितरण के सिद्धांत में जो भी सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत है वो इसी नियम पर आधारित है. ठीक है, फिर देखते हैं किस पर. The law is of fundamental importance for understanding the problems of underdeveloped countries. जो कम विकसित राष्ट्र हैं उनके भौतिक या मूलभूत समस्याओं या प्रॉब्लम्स को समझने के लिए भी यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है. In such agricultural economies, the pressure of population on land increases with increase in population. क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता रहता है. This leads to declining or even zero or negative marginal productivity of workers. और इससे श्रमिकों का जो सीमांत उत्पादकता है श्रमिकों की वो शून्य या ऋणात्मक होती रहती है. This explains the operation of the law of diminishing returns in less developed countries in its intensive form. Ragnar Nergse have suggested ways to make use of these disguisedly unemployed labor by withdrawing them and putting them in those occupations where the marginal productivity is positive. और इसलिए नर्ग्स ने अपने विकास अर्थशास्त्र के सिद्धांत में ऐसे छुपे हुए बेरोजगार या ऐसे छुपे हुए श्रमिकों को अधिक उत्पादक या अधिक सीमांत उत्पादक या धनात्मक सीमांत उत्पादक प्रोवाइड करने वाले साधनों या फैक्टर्स या कार्यों में लगाने के लिए बल दिया है. तो ये सिद्धांत काफ़ी कुछ प्रोडक्शन के सिद्धांत की इम्पोर्टेंस को समझता है और हर क्षेत्र में ये लागू होता है, चाहे वह एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, चाहे वितरण के सिद्धांत हम पढ़ें या जनसंख्या नियम को समझें, पॉपुलेशन थ्योरी को समझें. सो दिस लॉ लिटरली फॉर्म्स द बेसिक एसेंस ऑफ द productivity theory and micro theories in economics. Thank you so much for listening to this video.